मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी सच्ची और डरावनी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। आगे की स्टोरीज मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और मैं हितेश और अकबर की सच्ची डरावनी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हितेश और अकबर मेरे दादाजी के फ्रेंड थे और ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने ही सुनाई थी। दोस्तों, हितेश और अकबर हीरा बस्ती में रहने वाले दो दोस्त थे और वो दोनों गांव के लोगों को अचानक डराने के लिए काफ़ी मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें अलग ही मज़ा आता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों का एक और शौक भी था और वो ये था कि उन्हें असली के भूत प्रेतों को ढूंढने में काफ़ी दिलचस्पी थी। तब वह दोनों उस जगह जाकर भटकने वाली भूत प्रेतों को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिने हाथ और बायां पैर काट के लटकाया गया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वो प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी की बेटी की शादी में गए हुए थे, तब बिरजू चुपके से निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू को और निर्मला को एक साथ पलंग पर पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए और बिरजू प्राण बचाने साइकिल लेकर जंगल में भाग गया, पर पीपल के पास वह उन भाइयों के हाथ लग गया। उन्होंने किसी वहशी दरिंदों की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिए। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। 2 दिनों तक उसकी साइकिल पर खून टप टप करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मरा वो। उस नज़ारे को देखने वाले की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेत आत्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजते हुए भटकती है और रात को अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखती है। हितेश और अकबर ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था, तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने चले गए और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुंचे तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेत आत्माओं को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बे बिरजू, डरपोक साले, सामने आ तू। हितेश ने भी 2-4 भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी और उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज़ गूंजी जो कि साइकिल की घंटी बजने की थी। ये आवाज़ सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मारे जा रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और उस साइकिल की घंटे की आवाज़ अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, नज़दीक आती जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी चालू हो गई
और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस भूतिया जंगल के बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेजी से हवा की बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाता रहा। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आए? 10 मिनट का तो रास्ता है और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहता खून मानो बेरस बन गया, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने आके रुकी थी जिस पर बिरजू की लाश लटकी रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप टप करके नीचे गिर रहा था और पास ही में उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था, फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से उन्हें वो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी के डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी तब वो आवाज़ अचानक आनी बंद सी हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद प्रेत आत्मा की हद बस वहीं तक थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नज़दीक पहुँचे ही कि उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक हाथ में लालटेन ली थी और दूसरे हाथ में साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़कों, सुना तो ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगा कर आ रहे हो क्या, या फिर कोई प्रेत आत्मा देख ली? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वो आदमी भी सब खड़े गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नज़दीक आ गया और सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था? पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़कर उसने हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर अकबर के सामने फेंका और उन्हें अपना खून से सना हुआ विकृत रूप दिखाया। असली प्रेत आत्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक शब्द भी उनकी जबान से नहीं निकल पाया। दोनों बर्फ की तरह वहीं जम गए। कुछ क्षण में ही उनके शरीर जमीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही उनकी मौत हो गई और अब उनकी असली आत्मा देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। क्या आपकी कोई इच्छा है असली आत्मा देखने की? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मैं आप लोगों को एक सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, एक विदेशी कंपनी को गोवा में एक नया प्लांट स्थापित करवाना था, इसलिए कंपनी ने उनके सबसे होनहार ऑफिसर रवि को गोवा भेजा। उसके रहने और खाने का इंतज़ाम वो वसुंधरा रेस्ट हाउस में किए हुए थे। एक लंबे सफ़र के बाद रवि रात को 11 बजे वसुंधरा रेस्ट हाउस पहुंचा और फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने के लिए मेज़ पर बैठा तो 11:15 बज चुके थे। रेस्ट हाउस का गार्ड हीरालाल उसे कांपते हाथों से
खाना परोस रहा था और वो बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था। रवि ने उसके चेहरे पर दिख रहे डर का कारण पूछा। तब वो बोला कि इस रेस्ट हाउस में 11 बजे के बाद रुकना मतलब मौत को दावत देना है। रवि बोला कि ये कैसे? फिर हीरालाल बोला, यहाँ रात के 12 बजे के बाद प्रेत आत्माएं घूमती हैं। रवि बोला उसको भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं, पर घड़ी में 11:44 होते ही बिना बताए हीरालाल दरवाजे से बाहर भाग गया। रवि उसको भागता देख के ठहाके मार के हंसने लगा। उसने आराम से खाना खत्म किया और सोने से पहले नहाने और ब्रश करने बाथरूम में गया। वो बाथरूम में टूथब्रश कर ही रहा था कि उसके अचानक बहुत ठंड महसूस होना शुरू हो गई। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि मई के महीने में इतनी ठंड कैसे। ब्रश करने के बाद वो नहाने चला गया। शावर लेते वक्त उसे ऐसा लगा कि बाथरूम में और भी कोई है, पर इस बात को उसने अपना वहम माना और नहाने लगा। तभी अचानक बंगले की लाइट चली गई और नहाते नहाते रवि किसी से टकरा के बाथरूम में ही गिर पड़ा। चोट लगने पर वो जोर से चिल्लाया, पर उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर भी हीरालाल अंदर नहीं आया। रवि नहाकर अंधेरे में ही गिरते पड़ते बाथरूम से बाहर निकला। तब तक लाइट आ चुकी थी। उसको हीरालाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर भी उसे देखने नहीं आया। वो टॉवेल लपेटकर बाहर आया और वो जैसे ही हीरालाल को देखा तो हीरालाल आंखें बंद करके कमरे में बैठा हुआ था। रवि ने उसको बुरा भला सुनाया और सुबह काम से निकलवाने की धमकी दी, पर हीरालाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी जगह आंख बंद करके बैठा रहा। वो वैसे ही पैर पटकते हुए जाकर सो गया। अगली सुबह रवि की आंख बहुत शोर शराबे में खुली। आवाज़ें सुनकर वह कमरे से बाहर निकला। रवि को दिखा कि उसके ऑफिस के लोग और पुलिस घर में घूम रहे हैं। हीरालाल वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। रवि ने उससे जाकर पूछा, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? पर इस बार भी हीरालाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसे स्ट्रेचर लेकर 2 बॉय बाथरूम में जाते दिखे। रवि ने भी उनके पीछे पीछे जाकर वहां देखा। वहां पर पुलिस और कंपनी के मालिकों ने घेरा बनाया था। रवि चिल्ला रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ, पर रवि की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और जब रवि ने खुद जाकर देखा कि वहाँ क्या है, फिर जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बाथरूम में रवि की ही लाश पड़ी थी और वो रवि की आत्मा ही थी जो इतनी देर से दूसरों पर चिल्ला रही थी, पर वो खुद नहीं जान पाई कि वो अब शरीर से निकल चुकी है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और ये एक सच्ची भूतिया कहानी है जो 4 अगस्त 1977 मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोंकण में घटी थी, जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पकड़ ना ले। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहां पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडहर से वो तांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया था और उस दिन से आज तक कभी नहीं दिखा। अब उस जगह पर भूत प्रेतों का आवास है। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए
बहुत साल हो गए हैं। आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है दोस्तों। और भूत प्रेतों की अफवाहें होने की वजह से हमें वहाँ कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहाँ जाने के लिए मना लिया। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने उस तांत्रिक वाले भूतिया खंडहर पहुँचे हम लोग। तब मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये था कि जब मैंने हमारे ग्लास भरकर रखे हुए थे, तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज़ में गाने लगाने में व्यस्त था और राजू डर के मारे उस भूतिया खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के ग्लास फुल कर दिए थे, पर जब सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना ग्लास उठाया, तब तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक की नज़र से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू पी गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर, और राजू को कहा, तू नज़र रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे, पर जब फिर से हमने ग्लास उठाए और चीयर्स किया, तब फिर से तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। यकीन करें, सबकी आंखें फटी की फटी हो चुकी थी उस समय। माधव और मुझे पसीने आने लगे। राजू का तो रोना ही निकल गया। फिर हम में यकीन हो ही गया कि राजू की बात सच थी। खंडहर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया था। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडहर से बाहर निकलने के लिए सर पर दौड़ लगाई, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया में या किसी छलावे में हम फंस चुके थे। हम बार बार चक्कर काटकर एक ही जगह पर पहुंच जा रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी का धक्का लगा और वो जमीन पर जा गिरा। उसे धक्का खाके जमीन पर गिरते हमने देखा था। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल जमीन पर फूट गई और शराब जमीन पर फैल गई। तभी कुछ ही सेकेंड्स सारी शराब भाप बनकर उड़ गई, जैसे कि किसी अदृश्य काली शक्ति ने पी ली हो। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चकना है, सब यहीं छोड़ दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उस प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय उन शक्तियों पर यकीन करना ही पड़ा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेत वाली जगह से दूर ही भागते हैं दोस्तों। और एक बात मेरे समझ में आई, हम में कितना भी साहस हो तो भी इन काली शक्तियों को हमें कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहा हूं जिसके पीछे का क्या कारण है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है, इस गांव की लगभग 5 एकड़ ज़मीन पूरी तरह खाली पड़ी है। लेकिन बात यह है कि ये ज़मीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या तो कटवा दिए गए। इस ज़मीन पर कहा जाता है 2 बड़ी बड़ी हांडियाँ घूमती रहती हैं। 2 हांडियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती है। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वो किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती है ये कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कहानी मनगढ़ंत होगी, पर
इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है दोस्तों। और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन और दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छुपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही ये हांडियां उस जमीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को ज़मीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक ज़मीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस ज़मीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद यहाँ किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की या नहीं की। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडिया किसी के हाथ आने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है, जो वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वो अपना खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का भी खतरा हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को भी हांडियां हाथ में नहीं आ रही। हाय दोस्तों, मेरा नाम निक है और आज मैं आपको कुछ सच्चाई बयां करना चाहता हूँ। दोस्तों, आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते। कुछ समय पहले तक अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ट्रिकिया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसका 2 वर्ष का बेटा लूका को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करते हैं। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लूका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से बताया कि उसे सुबह उसकी दादी ने उठाया। ये सुनकर ट्रिकिया काफ़ी घबरा गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब लूका अभी बोलना सीख ही रहा था और मुश्किल से वो 2-4 शब्द ही बोल पाता था। ट्रिकिया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे खड़े हो गए और वो काफ़ी डर गई, क्योंकि लूका जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लूका 4 साल का हो चुका था और वो अब कार से कहीं जा रहा था। इसी बीच लूका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लूका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो ट्रिकिया डर के मारे थर-थर कांपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा ली। मार्टिन वाली घटना ने ट्रिकिया को अंदर से हिलाकर रख दिया था। हालांकि उसने सच्चाई जानने के लिए जनगणना रिपोर्ट की जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, तो पता चला कि सच में मार्टिन की मौत आग लगने से ही हुई थी। ट्रिकिया बताती है कि अब उन्होंने भी इस बात का स्वीकार कर लिया है कि
लूका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बातें भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई न कोई शक्ति ज़रूर है। वो कहती है कि उन्हें भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि उनके बेटे को आत्माओं से डर नहीं लगता और अब वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, इस कैंपस में भूत प्रेत होने के कई किस्से मैंने सुन रखे हैं और उनमें से एक मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगीं और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे होंगे, पर वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरी ये बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की। ऐसे ही एक दूसरी घटना, ये घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है और ये बात की जानकारी उसी कॉलेज के ग्रुप ने बताई थी कि अभिजीत करके एक विद्यार्थी उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ करने से उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया था। वापस आकर अपने रूम में जाकर वो सो गया, फिर कभी उठा ही नहीं। वो अभिजीत की मौत कैसे हुई, आज भी वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और मैं अपने परिवार के सदस्य के साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी 1972 की है, जब मेरी बहन रीना और हमारा चचेरा भाई अमित, हम तीनों मेरे जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त 11:04 हो रहे थे और बस स्टॉप से घर जाने तक के लिए एक ऑटो रिक्शा भी नहीं था और ज़्यादा देर बस स्टॉप पर रुकना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ नशेड़ी और बेवड़े घूमते रहते हैं। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज के लिए चल के जाते हैं। दोनों मेरी बात मान गए। फिर हम तीनों लगभग 1.25 घंटे तक मेरे घर तक चलते रहे और वहाँ पहुँचे। उस वक्त सब लोग सो चुके थे, इसलिए बिना आवाज़ किए हम तीनों भी जाकर सो गए। सुबह जब सब लोग उठे तो घर में एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ था। मेरा चचेरा भाई अमित रीना के कपड़े पहनकर सर संवर के आईने के सामने बैठा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसने हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी थी, उन्हीं को वो बार बार कान के पास खनका रहा था, जैसे लड़कियां करती हैं। उसे ऐसा देखकर सब लोग अवाक थे कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। और जब मेरे संपत चाचा अमित के पिता उसके पास जाकर गुस्से में बोले कि अमित, सुबह सुबह तुमने ये क्या नाटक लगा रखा है, फिर अमित ने मुड़कर जिस भयानक नज़र से संपत चाचा को देखा, उससे वो 2 कदम पीछे हट गए। मैं भी ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंगारा बरस रहा हो वैसे थीं और अमित साफ साफ एक लड़की की आवाज़ में चाचा को बोला, तू कौन है बे, जो मेरे ही घर में मुझे डांट रहा है। ये सुनकर मेरे चाचा का माथा सनक गया और जब उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, तब अमित ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और फिर एक बड़े बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज़ में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई।
और चाचा को एक कस के कंटाप मारा और बोला, ए चल जा, मेरे लिए अंग्रेजी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी ला। वो कंटाप इतनी जोर से लगा कि चाचा को चक्कर आने महसूस हुए। इसलिए जब चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए, तब अमित एकदम से बोला, क्या हुआ पापा? सिर दुख रहा है क्या? आपके लिए दवाई लाऊं? ये विचित्र नज़ारा देखकर हम सब लोग बहुत हैरान हो गए, क्योंकि अमित जितना अपने पापा की इज्जत करता था उतनी और किसी की नहीं करता। पर आज उसने अपने पिताजी पर हाथ उठा दिया। संपत चाचा को तो जैसे सदमा लग गया हो। बाद में अमित फिर से आईने के सामने जाकर सजने संवरने लगा। उधर रीना रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? फिर उसकी नज़र अमित पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल नोच डाले और टपली मार कर बोली, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार और बेकअप का बॉक्स तो छूना भी मत। सब रीना को मना कर रहे थे कि उसके पास खड़ी मत रहो, पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस की पड़ी थी। फिर अमित ने कुर्सी से उठकर उसको भी कंटाप बजा दिया। उसके कान से तो सीधा खून निकला। फिर रीना अपने कान पकड़कर एक जगह शांत बैठ गई और जैसे अब वो सुन्न पड़ गई हो। फिर अमित ना जाने कैसे अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फिर मैंने ही उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही पूछा, मुझे ये रीना के कपड़े किसने पहनाए हैं? मैंने कहा, तुमने खुद ही पहने हैं, और आज तो तूने संपत चाचा और रीना को भी मारा है। वह बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। ये सुनकर तो सबको झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा। कभी रीना की ड्रेस पहनता तो कभी अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी मांगता वो। कभी भारी आवाज़ में बात करता तो कभी लड़की की आवाज़ में बोलता। फिर पड़ोस वाली निर्मल आंटी ने ये सब नज़ारा देखा तो वो बोली कि इस पर भूत प्रेत का साया है और वही अमित से ये सब करवा रही है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक ओझा बाबा को घर बुलवा लिया। बाबा ने अमित की सारी हरकतें देखकर कहा, इस पर एक मरे हुए बाप और बेटी का भूत चढ़ा है। उन दो प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हो गई थी और अभी तक उनकी प्रेत आत्माएं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भटक रही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कल रात को ये लड़का कहाँ गया था। मैंने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने हम लोग शहर गए थे। अमित भी हमारे साथ आया था। ओझा बाबा बोले, बस इतना ही? क्या अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज़ देखी थी क्या, या फिर किसी अनजान या सुनसान जगह गए थे क्या? तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगा के आने की शर्त लगाई थी और वह शर्त अमित ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था। ये बात मैंने बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर ओझा बाबा बोले कि ये सब तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने अमित के ऊपर दो प्रेत आत्माएं बुलवा ली। उस वक्त मेरे पिताजी मुझ पर बहुत चिल्लाए थे। फिर ओझा बाबा ने उपाय बताया। एक जोड़ी लड़की का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी अमित पर उतार कर, जैसे नज़र उतारते हैं, कब्रिस्तान पर रख कर आओ, फिर अमित ठीक होगा। फिर हमने बाबा ने जैसा बताया सेम वैसा किया। लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लिख के भी दिया था। वह सब रात को ही दादाजी उस कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक अमित पर से वो साया उतर गया और वो रोज की तरह बातें करने लगा। पर अमित को
उसने क्या क्या किया और घर में किस किस को पीटा कुछ भी याद नहीं था दोस्तों।